चलिए सोसाइटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हम चैप्टर 6 कर रहे हैं 12th क्लास की बुक इंडियन सोसाइटी का, जिसका नाम है द चैलेंजेस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। इसके तहत हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो थ्रेटेंड बाय कम्युनिटी आइडेंटिटीज, स्टेट्स ट्राई टू एलिमिनेट कल्चरल डाइवर्सिटी। राज्य हमेशा ये प्रयास करते हैं, जैसे कि भारतीय राज्य या फिर कोई अमेरिकी राज्य, हम उस राज्य की बात कर रहे हैं, राज्यों वाले राज्य की बात नहीं कर रहे हैं। अलग अलग स्टेट्स जो होते हैं उनकी बात नहीं हो रही। राज्य सदैव ये प्रयास करते हैं कि जो राष्ट्र है वो मजबूत बना रहे, इसके लिए कल्चरल डाइवर्सिटीज़ जो हैं सोसाइटी के अंदर उनको एलिमिनेट किया जाए, उनको कंट्रोल किया जाए, ताकि अलग अलग कल्चरल आइडेंटिटीज़ एक नेशनल आइडेंटिटी पर हावी ना पड़े। अगर जो आइडेंटिटी हो तो वो एक आइडेंटिटी हो, ताकि कंफर्टेबली स्टेट अपनी सभी पॉलिसीज़ और एक्टिविटीज़ को परस्यू कर पाए। उसके सामने इतनी डाइवर्स सोसाइटी को मैनेज करने के चैलेंजेस ना हो। इसको लेकर के हमने दो कंसेप्ट समझे थे, असिमिलेशन और इंटीग्रेशन, और उसके तहत हमने ये समझा था कि क्या स्ट्रेटजीज़ अपनाई जाती हैं स्टेट्स के द्वारा असिमिलेशन और इंटीग्रेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए। उन स्ट्रेटजीज़ में से हमने 3 स्ट्रेटजीज़ पढ़ी थी, जिनमें से सबसे पहली स्ट्रेटजी ये हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी पहली स्ट्रेटजी? जो हाँ, वेरी गुड। तो पहली स्ट्रेटजी ये कहती थी कि जो सारी पावर है उसे सेंट्रलाइज, उसे कंसंट्रेट किया जाए उन फॉरम्स में जिन फॉरम्स में डोमिनेंट कम्युनिटी का दबदबा हो। ये एक चीज़। दूसरी चीज़ हमने ये पढ़ी थी कि एक लैंग्वेज को ही नेशनल लैंग्वेज के रूप में प्रमोट किया जाए। और तीसरी चीज़ हमने पढ़ी थी कि जितने भी लीगल और जुडिशियल कंडक्ट हैं या जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो लॉज हैं, वो डोमिनेंट कम्युनिटी के जो कस्टम, मैनर और कल्चर हैं उन पर बेस्ड ही डेवलप हों। हम चौथे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि इन स्ट्रेटजीज़ को कैसे फुलफिल किया जाता है स्टेट के द्वारा। फोर्थ पॉइंट यहाँ पर बताता है, स्टिक देना यार, स्टिक। फोर्थ पॉइंट बताता है प्रमोशन ऑफ द डोमिनेंट ग्रुप्स लैंग्वेज एंड कल्चर थ्रू नेशनल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग स्टेट कंट्रोल्ड मीडिया एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये भी एक तरीका रहता है जिसके वाया जो स्टेट है वो असिमिलेशन और इंटीग्रेशन की पॉलिसीज़ को अचीव कर पाता है। यहाँ पर इसको लेके कंट्री में आपने बहुत सी डिबेट सुनी होंगी। मेन चीज़ ये है कि जो डोमिनेंट ग्रुप की लैंग्वेज है, चलिए हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में ये मान लेते हैं कि अगर 100% हैं सभी लैंग्वेजेस, तो हिंदी कम से कम 44-45% पॉपुलेशन के द्वारा बोली जा रही है, सपोज़ कीजिए। तो फिर डोमिनेंट ग्रुप अगर हम हिंदूज़ को मान लेते हैं, हिंदूज़ के विषय में वैसे एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप तमिलनाडु की बात कर रहे हैं तो तमिलनाडु में रहने वाला जो एक ब्राह्मण है जो तमिल भाषा का समर्थन करता होगा, वो भी तो हिंदू ही है वही हिंदू। अगर आप इस तरह के रिलीजन बेस्ड डेफिनेशन से जाते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि 80% लोग हिंदू हैं। बट हिंदूज़ जो हैं उनमें रीजनल स्पेसिफिसिटी बहुत ज़्यादा है, यानी कि वो कास्ट और लैंग्वेज और कल्चर से आगे बहुत ज़्यादा बटे हुए हैं। रिलीजन वाइज हिंदू हैं लेकिन उनमें आगे परिवर्तन बहुत है। अगर जब आप हिंदू की बात करते हैं तो पंजाब में रहने वाला, पंजाबी बोलने वाला एक पर्सन हिंदू ही है, लेकिन महाराष्ट्र में मराठी बोलने वाला वो पर्सन भी हिंदू ही है। दोनों में ही बहुत अंतर है, क्योंकि रीजनल स्पेसिफिक कैरेक्टर है दोनों का। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ओके, तो ये रीजनल स्पेसिफिक कैरेक्टर इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इसको ग्रॉस मैनर में मत लीजिएगा कि हिंदू मतलब डोमिनेंट ग्रुप की जब बात हो रही है तो फिर सभी देश भर के हिंदू एक जैसे, इसमें अंतर होता है। लेकिन चलिए मान लीजिए कि हम एक डोमिनेंट ग्रुप की बात कर रहे हैं और उससे जुड़ी ही एक भाषा की बात कर रहे हैं, जैसे कि हिंदी। तो ये समस्या का कारण बन जाता है इंडिया जैसे एक देश के अंदर। अगर तो सरकारें वो करती हैं कि वो उस हिंदी लैंग्वेज को स्टेट कंट्रोल्ड मीडिया या डिफरेंट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के वाया प्रमोट करते हैं, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ प्रैक्टिस विच विल प्रमोट असिमिलेशन एंड इंटीग्रेशन। तो देन देयर विल बी क्वेश्चंस फ्रॉम द अदर लैंग्वेज ग्रुप्स, क्वेश्चन फ्रॉम द माइनॉरिटीज़ कि यू आर नॉट डूइंग गुड, आप कॉन्स्टिट्यूशन के कमिटमेंट्स के अलग जा रहे हैं। बट अब ध्यान से देखिए भारत में व्यवस्था क्या की गई। भारत जो एक स्टेट है जिसके साथ एक नेशन जुड़ा है, जो उसके अंडर आता है, उस नेशन के अंडर क्योंकि बहुत सारी कल्चरल कम्युनिटीज़ हैं और सबके लैंग्वेजेस अपनी अपनी इम्पॉर्टेंट हैं, तो ऐसे में क्या व्यवस्था की गई?
देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक आर्टिकल है, आर्टिकल 351। इस आर्टिकल की अपनी एक बहुत बड़ी भूमिका है। आर्टिकल 351 कॉन्स्टिट्यूशन में साफ तौर पर ये कहता है कि हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करना है। वो स्टेट को एक डायरेक्शन दे रहा है कि हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करना है। तो इस आर्टिकल को लेकर के बहुत कन्फ्लिक्ट रहते हैं अलग कम्युनिटीज़ के बीच में, और ये माना जाता है कि इसे क्यों डाला गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ये हेल्प कर रहा है डोमिनेंट ग्रुप्स से द्वारा सपोर्टेड पॉलिटिकल पार्टीज़ की, जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा सरकार बनाई गई है उनकी, कि वो भारत को जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं, जैसा एक धर्म एक जाति से जुड़ा भारत बनाना चाहते हैं, ये उन पार्टियों को, उन सरकारों को ऐसा करने में मदद करते हैं ऐसे आर्टिकल। उनका तर्क ये है। लेकिन संविधान में ऐसा क्यों रखा गया और इसका पर्पस क्या है? भारत का कैरेक्टर बुक में लिखे असिमिलेशन और इंटीग्रेशन से अलग कैसे है वो मैं बताता हूँ। देखिए जब उसमें हिंदी लैंग्वेज की बात की गई है तो उसमें ये स्पष्ट रूप में कहा गया है कि हमें एक लिंग्वा फ्रैंका की ज़रूरत है। हमें एक ऐसी लैंग्वेज की ज़रूरत है जो भारत के सभी वासियों को आपस में जोड़ सके। तो उसका पहला एम ही भारत के सभी वासियों को जोड़ना है, यानी कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में रह रहे लोगों की डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है, इसे रिकॉग्नाइज़ किया गया है। और वो डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी ग्रुप्स जो हैं वो अपने आप को एक कॉमन आइडेंटिटी, नेशनल आइडेंटिटी से जोड़ करके देखें। इसके लिए उनके भीतर आपस में निरंतर वार्तालाप होनी ज़रूरी है। कम्युनिकेशन इज़ रिक्वायर्ड। टू फैसिलिटेट दैट कम्युनिकेशन, इंग्लिश के बजाय हिंदी को एक लिंग्वा फ्रैंका के रूप में विकसित करने की बात कही गई है। लेकिन उसमें इस बात को एम्फेसाइज़ किया गया है कि यहाँ पर जो हिंदी विकसित होगी वो वैसी हिंदी नहीं होगी जो शायद किसी एक ग्रुप की इच्छा वाली हिंदी हो। इस हिंदी को विकसित करने के पीछे भारत की सभी भाषाएं जो एग्जिस्ट कर रही हैं उनके भीतर के गुण, उनके शब्द और उनकी भावनाओं को समाहित करके एक हिंदी का विकास होना चाहिए। मतलब ये जो हिंदी हो वो एक ऐसी हिंदी हो जो हर तरह से इंडिया की डिस्टिंक्ट लैंग्वेजेस के जो मीनिंग्स हैं, जो पर्पस हैं और इमोशंस हैं, उनको रिफ्लेक्ट करती हुई हिंदी हो। तब जा कर के वो सभी क्षेत्र के लोग हिंदी को भी स्वीकार कर पाएंगे। हिंदी बदले, उन जैसी बने, और वो थोड़ा सा बदले और हिंदी जैसा बने। इस तरह से मिल कर के एक भाषा, एक वाणी हम विकसित करें, यह आर्टिकल 351 कहता है। लेकिन दूसरी ही तरफ मैंने आपको कई बार बताया, यहीं पर वो आर्टिकल भी गिवन है जहाँ पर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्शन दी गई है। तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ की बात भी कॉन्स्टिट्यूशन ने की है। कॉन्स्टिट्यूशन के बाद देश में कमीशन बना करके लैंग्वेज के आधार पर ही राज्य बनाए गए हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन के ही आधार पर पार्लियामेंट में कानून बना करके ये प्रावधान भी दिया गया है कि राज्यों की अपनी भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में इस्तेमाल हो सकती है। और 8th शेड्यूल में भाषाओं को एक लीगल दर्जा दिया भी गया है। लेकिन दो चीज़ें बहुत बड़ी होती हैं, इसको समझना ज़रूरी है। देखिए एक सत्य को हमें हमेशा स्वीकार करना होता है। वो सत्य क्या होता है उसको समझिए। देखिए अलग अलग तरह के मटेरियल होते हैं और हर मटेरियल की अपनी एक उपयोगिता होती है। अगर हम बात करें तो हमें मजबूती के लिए एक पानी का जहाज़ जब बनाना है तो वी नीड स्ट्रेंथ। हमें मजबूती के लिए कई तरह के मेटल्स का प्रयोग करना पड़ता है। हम एल्युमिनियम का यूज़ भी करते हैं, स्टील का भी, और टंगस्टन का यूज़ भी होता है। ये मजबूती है क्योंकि हमें समुद्र की लहरों से टकराना है। लेकिन अब जब हम उस जहाज़ को बना चुके हैं तो समुद्र में अब उसकी मजबूती ये है कि हम उसे कम ईंधन खपा करके ज़्यादा सफ़र निकालें, उसे हल्का रखें और स्टेबल रखें। इसके लिए अब उसके भीतर जब हमने कमरे बनाने हैं उसमें आप वुड का और पीवीसी का और बाकी फाइबर मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जो वुड है वो मेटल से कमज़ोर है इसलिए वुड का शेप नहीं बनाया, या मेटल वुड से सुपीरियर है इसलिए मेटल का ही बनाया। बात उपयोगिता की होती है। कमरे भारी करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, इसलिए आप उन्हें वुडन मटेरियल से बना सकते हैं क्योंकि उनका पर्पस
शिप को स्ट्रेंथ देना नहीं है, उनका पर्पज़ लहरों से टकराना नहीं है, उनका पर्पज़ शिप को सपोर्ट करना है और हेल्प देना है और मजबूत करना है, शिप का वज़न कम करके, उसके वेट को रिड्यूस करके। इसके तहत आप उन्हें लकड़ी से बना सकते हैं, एल्युमिनियम पीवीसी से भी बना सकते हैं, कई तरह के मटेरियल से बना सकते हैं और ऐसे ही बनते भी हैं। दोनों ही मटेरियल की अपनी एक उपयोगिता थी। महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप एक राष्ट्र के रूप में विकसित यदि होंगे तो क्षेत्र में क्षेत्रीय भाषाएं, उन भाषाओं के आधार पर बने हुए राज्य भी विकसित होंगे। हमारा नेशन जितना स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथेंड होगा, नेशन जितना एनरिच होगा, जो रीजनल आइडेंटिटीज़ हैं वो भी उतनी ही एनरिच होंगी। ये बड़ी बात है। अगर हम राष्ट्र के रूप में स्थिर होंगे, स्टेबल होंगे, तो हमारा भारतीय राज्य उतना ही प्रगतिशील होगा। राष्ट्र यदि अस्थिर होगा, सोचिए यदि राष्ट्र यानी कि लोग, यानी कि नेशनल्स आपस में जब लड़ेंगे तो उस लड़ाई से अंततः जो भारतीय राज्य है, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर पुलिस, सेना, सीआरपीएफ, वो आपकी भीतरी कलेश और लड़ाई, आपके द्वारा जलाए जाने वाले एक दूसरे के घर और दंगा प्रभावित क्षेत्रों को नियंत्रण करने में ही लगे रहेंगे। ऐसे में विकास और प्रगति के कोई कार्य नहीं हो पाएंगे। लेकिन राष्ट्र जितना स्थिर होता है, जितना स्टेबल होता है, राज्य उतनी प्रगति करता है। तो ऐसे में राष्ट्र को स्थिर रहना बहुत ज़रूरी है। राष्ट्र की स्थिरता ही राज्य की प्रगति है और राज्य की प्रगति ही उस राष्ट्र के निहित, उसके तहत आने वाली सभी अलग अलग सांस्कृतिक समूहों के विकास का आधार बनती है। आपका इंडियन स्टेट, भारतीय राज्य जब प्रोग्रेस करेगा, आपका भारतीय राष्ट्र जब प्रगति करेगा, अंततः आप सब अपनी अपनी कल्चरल आइडेंटिटी, कम्युनिटी के तहत भी तो प्रगति करेंगे। देखिए, जब हमारे देश में कोई विदेशी व्यापार बढ़ता है, कोई इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, या कोई नए बीज आते हैं, नए अवसर आते हैं, नए कारखाने लगते हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो कोई धर्म पूछ करके आते हैं या वो किसी भाषा के आधार पर लाभ देते हैं। जब भारत प्रगति करेगा, लाभ सभी को मिल सकता है, लेकिन शर्त है कि भारत प्रगति करे। इसके लिए हमें कई तरह के प्रयास करने पड़ते हैं। ऐसे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बहुत से प्रोविजंस रखे हैं और उन प्रोविजंस का एम, मैं दावा कर सकता हूँ कि कभी भी ये नहीं रहा कि वो किसी एक कम्युनिटी को डोमिनेंट कम्युनिटी के रूप में दूसरी कम्युनिटी से बेहतर स्थापित करना चाहते थे। आप जब चाहे मुझसे डिबेट कर सकते हैं और मैं दूरदर्शन के अपने छात्रों को भी कहता हूँ कि वो या उनके सगे संबंधियों में कोई है तो मुझसे डिबेट कर सकता है। मैं कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के बारे में समझा दूंगा कि उनकी मंशा ऐसी नहीं रही कि वो किसी एक कम्युनिटी को डोमिनेंट बना करके इस्टेब्लिश करना चाहते थे, लेकिन वो भावुक होकर के बेवकूफ़ भी नहीं बनते थे। वो सत्य को जानते थे। वो ये जानते थे कि भारत को एक दूसरे से जोड़ना भी ज़रूरी है। एक बंगाली के रूप में तब तक निरंतरता में रह सकता है जब वो एक मराठी से भी जुड़े। बंगाली का सामान एक मराठी खरीदे महाराष्ट्र में बैठ के, ये ज़रूरी है बंगाली के विकास के लिए। इसके लिए ये ज़रूरी है कि उन दोनों को एक ऐसी भाषा दी जाए जिससे बंगाली और मराठी दोनों ही और सारे गुजराती, राजस्थानी और उड़िया और तमिल और केरलियन लोगों से भी जुड़े और आपस में भी जुड़े। तो ऐसे में जिस रीजन में अधिकतर खेती हो रही है, जिस रीजन में अधिकतर उद्योग धंधे लगे हैं, जिस क्षेत्र में देश की राजधानी स्थापित है और जिस क्षेत्र में अधिकतर रिसर्चेज हो चुकी हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं और कंटेंट डेवलप्ड है, तो कोशिश ये की जाती है कि सभी की प्रगति हेतु एक ऐसी भाषा ज़रूर अपनाई जाए जो सबके बीच कड़ी का काम करे, सबको जोड़ने का काम करे। तो उसका पर्पस एक लिंक होता है, सबके बीच कड़ी का कार्य होता है। देखिए, जब देश के गृह मंत्री ये कहते हैं, जैसे कि अमित शाह, और विरोधी पार्टियां उसका विरोध करती हैं, हो सकता है कि गृह मंत्री जब ये कहते हैं, देखिए बात कई बार सेम होती है, किस पर्सनैलिटी ने कही है अंतर पड़ जाता है, क्योंकि वो जो बात कही होती है और जो कहने वाला होता है
कहने वाले का अपना एक पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड होता है, उसके देश के लिए किए गए कार्य होते हैं, तो फिर यकीनन ही उसके मुंह से सुनी वो बात बहुत ही रेलेवेंट और जेन्युइन लगती है। बट कई बार आप कह रहे हैं बट वो चीज़ रिसीव उस मैनर में लोग नहीं करते, क्योंकि आपका शायद ट्रैक रिकॉर्ड आपकी बातों से मैच नहीं करता होता। तो हो सकता है जब देश के गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि हमें एक लैंग्वेज ऐसी डेवलप करनी चाहिए जिससे हम सब कड़ी के रूप में जुड़ सकें, तो विरोधी पार्टियों और देश के कई वर्गों को ये चीज़ स्वीकार्य ना हो कि ये ठीक नहीं, वो एप्रीहेंसिव हो जाएं कि आप एक कम्युनिटी को हम पर थोप देना चाहते हैं, उस कल्चर को ही हम पर थोप देना चाहते हैं। उनके एप्रीहेंसिव होने के पीछे बहुत से रीज़न्स हो सकते हैं, उनके एप्रीहेंसिव होने के पीछे बहुत से रीज़न्स हो सकते हैं। रीज़न ये हो सकते हैं कि जब मंच पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिखों से मिलेंगे तो वो कोई गुरेज नहीं करते हैं पगड़ी पहनने से, और जब वो बौद्ध, जैन और या फिर वो अभी पॉप से भी मिले थे वेटिकन सिटी, तो वो कोई गुरेज नहीं करते हैं उनसे जुड़े हुए सिंबल्स धारण करने में। लेकिन जब वही उन्हीं मंच पर उन्हें टोपी पहनाई जाती है एक मुस्लिम के द्वारा, तो वो वैसे तो नमन करते हैं पर वो कहते हैं कि भाई टोपी मैं नहीं पहनूंगा। तो देखिए यहाँ पर फिर एक एप्रीहेंशन क्रिएट होती है, और वह एप्रीहेंशन ये क्रिएट होती है कि भाई पैराडॉक्सिकल बिहेवियर है। जब आपने देश के सभी अलग अलग कल्चरल आइडेंटिटी रखने वाले ग्रुप्स के सिंबल्स को धारण किया, आप तकरीबन जिस राज्य में जाते हैं या जिस भी देश में जाते हैं, आप यकीनन अपने पहनावे में उनसे जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ ऐड करते हैं। आप मंगोलिया जाते हैं, आप वैसा पहनावा रखते हैं। आप नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में जाते हैं, आप वैसा पहनावा रखते हैं। आप ख़ास तरह की टोपियाँ भी पहनते हैं। तो इसका मतलब आप ये तो जानते हैं कि इन पहनावों का, इन सिंबल का उस समाज से जुड़ने के पीछे एक रोल तो होता है। और जब आप भरे मन से आपको भेंट की जा रही वो टोपी नहीं पहनते हैं, उसको वापस करते हैं कि इसे पहनना अनिवार्य नहीं आपसे जुड़ने हेतु, एक तरफ मैं यहाँ पे खुश हो जाता हूँ कि यह कंडक्ट बहुत सही है, ठीक है, ज़रूरत नहीं है। आप एक स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, और आप कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही चलिए तो दी बेस्ट है, आपको ज़रूरत ही नहीं है सब करने की। लेकिन फिर मैं जब अगले ही दिन वीडियो में कुछ और देखता हूँ, और जब आप पंजाब में रैली कर रहे हैं और आपने पगड़ी बांधी हुई है, फिर समझ में नहीं आता कि पिछले दिन वाले प्रधानमंत्री ज़्यादा रेलेवेंट थे कि आज वाले प्रधानमंत्री ज़्यादा रेलेवेंट हैं। पिछले दिन वाले प्रधानमंत्री देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि यह प्रधानमंत्री इन चीज़ों से अलग हैं। अगले दिन देखता हूँ तो लगता है कि ये प्रधानमंत्री ज़्यादा जुड़ना चाहते हैं समाज से, इसलिए वो चीज़ें धारण कर रहे हैं। तो पिछले दिन वाले समाज से क्यों नहीं जुड़ना चाहते हैं? हो सकता है उस समाज के 20 करोड़ लोगों में से 19 करोड़ 99 लाख और 99,000 लोग आपके विरोध में हैं। तो एक प्रधानमंत्री की सेहत पे इसका क्या ही असर पड़ना चाहिए? फिर क्या हो गया? अगर वो आपके विरोध में है तो क्या अंतर पड़ता है? मान लीजिए, मैंने नहीं कहा है, मान लीजिए हैं, तो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? यू आर द प्राइम मिनिस्टर फॉर द नेशन, यू आर द प्राइम मिनिस्टर फॉर द नेशन, एंड उस नेशन के अंदर सभी कल्चरल कम्युनिटीज़ आ रही हैं। देयर इज़ अ वर्ड दैट इज़ द प्राइम मिनिस्टर फॉर द नेशन, और नेशन के अंदर सभी कल्चरल कम्युनिटीज़ हैं। तो क्या अंतर पड़ता है कि आपके विरोध में है वो लोग? तो कोई बात नहीं, हालांकि हो सकता है विरोध में ना भी हों। तो यहाँ पर अब फिर जब यहाँ से इस तरह से उन्हीं के गृह मंत्री के द्वारा जब ये लाइन आती है कि हमें हिंदी को एक कड़ी के रूप में विकसित करना चाहिए, फिर नेचुरली अप्रीहेंसिव हो जाता है एटमॉस्फेयर, नेचुरली अप्रीहेंसिव हो जाता है। मैं ये कहता हूँ कि आप पिछले दिन ही आप दक्षिण जाएं, आप पूर्व जाएं, पश्चिम जाएं, सभी क्षेत्रों में जाएं और उनके जो भी सांस्कृतिक परिधान हैं, रहन सहन है, उनको धारण करें और अगले दिन ये स्टेटमेंट दीजिए। मैं मानता हूँ विरोध कम होगा, एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो जो संविधान में बात कही गई है आर्टिकल 351 के द्वारा, वो बहुत क्लियर है। उसका पर्पस किसी कम्युनिटी को डोमिनेंट बनाना नहीं है, उसका पर्पस सभी भाषाओं के सम्मिश्रण से एक ऐसी भाषा का उदय करना है जिससे देश बेहतर जुड़े, पहले से ज़्यादा जुड़े, आपस में जुड़े, एक दूसरे की बात समझें, एक दूसरे के बाज़ारों में चीज़ें बिकें। क्योंकि आज की डेट में अगर आप एक नेशनल मार्केट भी क्रिएट करने की बात करते हैं एग्रीकल्चर के लिए, उसके लिए भी ज़रूरी है कि आप आपस में जुड़ें, आप आपस में जुड़ें, चीज़ों को समझें। हाँ, ये हो सकता है आज की डेट में कि वहाँ पर तमिल को सीधे पंजाबी में कन्वर्ट करके लिख दिया जाए कि वो क्या कह रहा है वो कन्वर्ट हो जाए, पर फेस टू फेस इंटरेक्शन में ये पॉसिबल नहीं है।
आप कितने के ट्रांसलेटर कैरी करते रहेंगे अपने साथ? सो दैट लैंग्वेज इज़ रिक्वायर्ड, ओके। लेकिन दूसरी तरफ दूसरी सभी भाषाओं को हर तरह से समर्थन है, उनका संरक्षण भी समूल है। दूसरी तरफ बात हमेशा ये आती है कि जो स्टेट कंट्रोल्ड मीडिया है, जैसे कि दूरदर्शन, आप उन प्लेटफॉर्म्स के वाया हिंदी को प्रमोट करते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि भारत में स्टेट कंट्रोल्ड मीडिया एग्जिस्ट करता है, प्रसार भारती। हालांकि आप ये कहते हैं कि प्रसार भारती जो कंपनी है ब्रॉडकास्टिंग, वो देश की ही है, और उसी के अंदर ये दूरदर्शन आता है जिसे आप सुनते हैं, और अब संसद टीवी भी आती है। पहले लोकसभा और राज्यसभा टीवी थी जो ख़त्म कर दी गई है। तो प्रसार भारती के तहत हिंदी को प्रमोट किया जाता है, लेकिन ध्यान से इसको समझे, से कंफ्यूज मत करिए। उसके तहत केंद्र की 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस को प्रमोट किया जाता है। उसके तहत देश की जो 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उनको प्रमोट किया जाता है, दैट इज़ इंग्लिश एंड हिंदी। उसमें बुलेटिन इंग्लिश में भी हैं, उसमें बुलेटिन हिंदी में भी हैं, और प्रोग्राम भी वैसे ही आते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, स्टेट कंट्रोल्ड मीडिया की कहानी सुन लीजिए। राज्यों के स्तर पर दूरदर्शन राज्यों का भी बनाया जाता है वो देश का ही, लेकिन राज्यों की भाषा में भी दूरदर्शन के केंद्र स्थापित किए जाते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट से थोड़ी ही दूर जाने पर आपको नकोदर चौक मिलेगा, और उस नकोदर चौक पर आपको प्रसार भारती मिलेगा, दफ्तर मिलेगा बहुत बड़ा, और आप उसे कहते हैं दूरदर्शन केंद्र। तो जाइए वहाँ पता करिए, वहाँ पे प्रोग्राम सारे पंजाबी में बनते हैं और पंजाबी में चलते हैं। तो आपने बहुत अच्छे से, आपको अगर आप पहले न्यूज़ चैनल देखते रहे हैं तो आपको पंजाबी के न्यूज़ एंकर मिल जाएंगे। सारे के सारे न्यूज़ एंकर घरों में बड़े बहुचर्चित थे और उनकी न्यूज़ आया करती थी। आप गुजराती लगा लीजिए, मराठी लगा लीजिए, तो प्रसार भारती के रीजनल ऑफिसेस, रीजनल ब्रॉडकास्टिंग स्टेशंस in regional languages are well established. So there is a state controlled media, and that state controlled media is very well promoting the 2 official languages for the nation, that is English and Hindi. Simultaneously, that state controlled media operating at state levels and promoting the regional languages also. So that is the system. तो इसलिए इसे कभी कंफ्यूज मत करिएगा, ओके। डीडी जलंधर, डीडी फलाना, डीडी ये, डीडी वो, टीवी पे चलते रहे। आप लिश्कारा प्रोग्राम कहाँ देखा करते थे? बस फिर डीडी पंजाबी पे देखा करते थे, और कहाँ देखा करते थे? तो आता ही है ना। और भी बाकी राज्यों में चले जाना तो आपको मिल जाएगा डीडी मांझा, डीडी ये, डीडी वो। इस तरह डीडी के बहुत हैं, अलग अलग राज्यों के हिसाब से बने हैं, अलग अलग भाषाओं के हिसाब से। इतनी बात क्लियर। डीडी बांग्ला, तो आपके घर जो सेटअप बॉक्स लगा है ना, उसमें चैनल्स की लिस्ट में जाना कभी, और डीडी वाले लिस्ट में चले जाना, तो फिर डीडी खोल लेना सारे, डीडी बांग्ला, डीडी गुजराती, सारे डीडी मिल जाएंगे। इट इज़ अ स्टेट कंट्रोल्ड मीडिया एंड इट इज़ वर्किंग फॉर द सिमिलर थिंग। ऑल लैंग्वेजेस आर देयर। वो हमने रीजनल ऑफिशियल लैंग्वेज और नेशनल ऑफिशियल लैंग्वेजेस को प्रमोट करने के लिए स्टेट कंट्रोल्ड मीडिया बनाया है। बट इसके अलग अगर ये हो जाता कि प्रसार भारती होता और वो सिर्फ और सिर्फ हिंदी और इंग्लिश को ही प्रमोट करता और उसी के तहत कंटेंट बनता, और स्टेट्स में भी उसी का प्रसारण होता, चाहे आपकी लैंग्वेज कोई भी थी, फिर ये माना जाता कि स्टेट जो है वो कोशिश कर रहा है कि एक ही लैंग्वेज को इंस्टीट्यूशंस और स्टेट कंट्रोल्ड मीडिया के वाया प्रमोट करने की। अगर हम बात करें तो हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल्ड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स आर देयर, PSUs, जिसके तहत नेशनलाइज्ड बैंक्स आते हैं। हम उनके लिए वर्ड यूज़ करते हैं नेशनलाइज्ड बैंक्स। दे आर वर्किंग एट नेशनल लेवल। अब यू विल नोटिस वो हिंदी महोत्सव मनाते हैं, बैंक से हिंदी महोत्सव मनाते हैं, देश में मनाया जाता है, कॉलेजेस में मनाया जाता है, स्कूल्स में मनाया जाता है हिंदी महोत्सव, क्योंकि कहा गया है कि हिंदी को एक लिंग्वा फ्रैंका की तरह डेवलप करना है। लेकिन उन्हीं बैंक्स में आप जाइए और उनका नोटिस बोर्ड पढ़िए, बैंक्स की कार्यवाही को पढ़िए, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि उसमें सबसे ऊपर पंजाबी भाषा में लिखा होगा, या हो सकता है सबसे नीचे पंजाबी भाषा में लिखा हो। तो पंजाबी भाषा आपको वहाँ प्रोमिनेंटली मिलेगी, जबकि वो एक नेशनलाइज्ड बैंक है, वो देश की सरकार का बैंक है, लेकिन फिर भी जिस क्षेत्र में ऑपरेट कर रहा है वो उस भाषा को साथ लेकर के ऑपरेट कर रहा है। आई बात समझ में? सो जो स्टेट, सेंट्रल या फिर नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशंस हैं
अगर वो स्टेट लेवल पर ऑपरेट कर रहे हैं तो उसमें रीजनल लैंग्वेजेस को इंडक्ट किया गया है। और अगर वो उन क्षेत्रों में एग्जीक्यूट कर रहे हैं जिसकी भाषा ही नेशनल ऑफिशियल लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज नहीं कहा मैंने, नेशनल ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो फिर तो वहाँ 2 ही भाषाएं होंगी, फिर तो कोई और भाषा की आवश्यकता ही नहीं है। तो इसलिए फिर वहाँ पर जाकर के आपको कोई तीसरी भाषा नहीं मिलती है। अदरवाइज़ बोर्ड से लेकर के कामकाज के हर तरह के दस्तावेज़ों से होते हुए हर तरह की स्कीम के पैम्फलेट्स तक आपको क्षेत्रीय भाषा नज़र आएगी ऑफिशियल लैंग्वेजेस के साथ साथ। आई बात समझ में? और उसी के तहत काम होता है। आप अपनी कॉपी बैंक की देख लेना, खाता धारक और बाकी सारी चीज़ें आपकी इंग्लिश में भी हो सकती हैं और साथ में आपकी रीजनल लैंग्वेज में हो सकती हैं। ओके, तो दैट इज़ द थिंग। इस तरह से वो संस्थाएं काम कर रही हैं। कई बार कोई संस्था इस तरह से डॉक्यूमेंट नहीं भी देती, फिर आपके मांगने पर वो आपको मुहैया करवा देते हैं। आप उसे मांगते हैं वो आपको मुहैया करवा देंगे। ओके, कोशिश यही है कि ये हो ना, हमसे ये गलती ना हो। हम स्टेट कंट्रोल्ड मीडिया या डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के वाया किसी एक कम्युनिटी से जुड़ी हुई लैंग्वेज को ना प्रमोट करें और बाकी कम्युनिटीज सप्रेस्ड ना फील करें। हाँ, ये हो जाता है तो आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन के वाया पूरा प्लेटफॉर्म है कि आप इसको ऑब्जेक्ट कर सकते हैं और इसे रेक्टिफाई करा सकते हैं। यू हैव ऑल द वॉइस। कई बार अगर ये हो भी जाता है तो आपके पास उसके लिए निवारण है, आप निवारण करवा लीजिए, रेमेडीज़ ले लीजिए जा कर के। बट अगर कोई करता है स्टेट ऐसा, तो वो एक स्ट्रेटजी बनती है कल्चरल कम्युनिटीज़ को एलिमिनेट करने की और एक ही कम्युनिटी को डोमिनेंट बनाने की। दैट कैन बी द स्ट्रेटजी। ओके, एडॉप्शन ऑफ स्टेट सिम्बल्स celebrating the dominant group's history, heroes and culture, reflected in such things as choice of national holidays और naming of streets। स्टेट के इस तरह के सिम्बल्स चूज़ करना जो डोमिनेंट ग्रुप के ही हीरोज़, उनकी हिस्ट्री और उनके ही कल्चर को सेलिब्रेट करता नज़र आए, और नेशनल हॉलीडेज़ या फिर सड़कों का नाम कुछ इस तरह से रखना कि डोमिनेंट ग्रुप की ही हिस्ट्री नज़र आए। अब अगर आप भारत को ध्यान से देखें तो क्या नज़र में आता है? हमारे यहाँ पर बड़ी मेहनत लगी तो फिर जाकर के एक नेशनल सिंबल अडॉप्ट किया गया। अब आप अक्सर ये कह सकते हैं कि वो नेशनल सिंबल बुद्धिज़्म से जुड़ा हुआ है, सारनाथ का लायन कैपिटल। देखिए, बुद्धिज़्म से जुड़ा हुआ उसे हम नहीं मान सकते अगर हम उसके विषय में बेहतर तरीके से जानते हैं। वो बहुत सी चीज़ों की ओर इशारा करता है। आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। देखिए, हम इतिहास जब पढ़ते हैं तो आप सभी स्टूडेंट हैं, हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, क्योंकि आप सभी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो हिस्ट्री तो पढ़नी ही है आपको। मान लीजिए कि आपने हिस्ट्री पढ़ी और उसमें आपने चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ा और आपने अशोक द ग्रेट को पढ़ा, आपने हर्षवर्धन को पढ़ा, समुद्रगुप्त को पढ़ा, बहुत से रूलर्स को पढ़ा, अकबर को भी पढ़ा। मेरा आपसे सवाल ये बनता है कि वो लोग अब जा चुके हैं, वो इतिहास बन चुके हैं, आपको क्यों पढ़ाया जाता है? एक यूपीएससी एस्पिरेंट के रूप में आप उन्हें क्यों पढ़ते हैं? ये बड़ा क्वेश्चन है। अगर हिस्ट्री पढ़ने से पहले किसी भी पर्सन ने खुद से ये क्वेश्चन पूछ लिया कि मैं ये चैप्टर और इस पर्सन को पढ़ने जा रहा हूँ, मैं क्यों पढ़ने जा रहा हूँ, उसका हिस्ट्री का पर्पज़ वहीं रिजॉल्व हो जाता है। देखिए, जब हम अशोक के विषय में पढ़ते हैं तो हमें ये पढ़ना है कि हमारा आज का भारतीय राष्ट्र, भारतीय समाज और भारतीय राज्य विरासत में उन किन गुणों को लिए बैठा था जिसकी वजह से आज जो भारतीय राष्ट्र का स्वरूप है, आज जो भारतीय राज्य का स्वरूप है, उसे बल मिलता है और पहचान मिलती है। हमें विरासत में यानी कि हेरिटेज में, धरोहर के रूप में हमारे इतिहास से ऐसा क्या मिला कि भारतीय समाज, भारतीय राष्ट्र और भारतीय राज्य के वो धरोहर आज गुण बने हुए हैं, वो आज हमारे आइडेंटिफिकेशन के फीचर्स बने हुए हैं, हम उन्हीं के द्वारा परिभाषित होते हैं विश्व के द्वारा। फिर यहाँ पर अशोक का महत्व है। अशोक के समय में एक चीज़ महत्वपूर्ण थी जिससे हम इंडियन हिस्ट्री को जब पीछे की ओर ट्रेस करते हैं तो हम इंडिया के जो एलिमेंट्स हैं, इंडिया को अगर डिफ़ाइन करना है तो मैंने बताया था कि एक नेशन को डिस्क्राइब करना ईजी है, लेकिन एक नेशन को डिफ़ाइन करना बहुत डिफ़िकल्ट है। लेकिन अगर भारत को डिस्क्राइब करना है तो कुछ गुणों से कर सकते हैं, और उन गुणों में एक गुण बहुत है कि भारत सहिष्णुता का प्रमाण है।
भारत सहिष्णुता का प्रमाण है, भारत टॉलरेंस को प्रमोट करता है। तो मेरे कहने पर कृपया आप एक बार हिस्ट्री को इस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा पढ़ना शुरू करें कि जो मैं मौजूदा भारत में खड़ा हूँ, मुझे इससे पीछे की ओर जा कर के आज के भारत के जो लक्षण या गुण हैं उन्हें ट्रेस करके लाना है। फिर इस दृष्टि से एक बार अशोक को पढ़िएगा तो अशोक के वही गुण जो आज के भारत में स्वीकार्य हैं, स्वीकृति प्राप्त कर चुके हैं कि यह भारत है, उन्हीं गुणों को इतिहास में जाके आप अशोक में जब पढ़ते हैं, अशोक इसलिए महत्वपूर्ण है। आई बात समझ में? तो सहिष्णुता का प्रमाण है भारत, टॉलरेंस, और इसके हज़ारों नहीं लाखों प्रमाण हैं, इतिहास में पढ़ लीजिएगा। भारत आपसी सौहार्द का प्रमाण है, भारत पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बात करता है, भारत कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित था, भारत वेलफेयर की बात करता है, वेलबींग की बात करता है, भारत अकारण युद्धों को समर्थन नहीं देता, भारत किन्हीं भी क्षेत्र और राज्यों में हस्तक्षेप नहीं करता, भारत सदैव अहिंसा का मार्ग पालन करता है, पर यदि आप उसकी संप्रभुता पर कोई चोट करते हैं तो वो उतना ही हिंसक भी है। यही भारत है। ऐसे अथाह गुण आपको अशोक के राज्य में मिलेंगे जो हमारे आज के भारत की पहचान है। इफ़ यू वांट टू डिफाइन इंडिया, आप इस मैनर में डिफाइन कर सकते हैं। अशोक जब अपने शिलालेखों में लोगों को अहिंसा की पालना करने हेतु प्रेरित कर रहा है, लेकिन उन्हीं शिलालेखों में अशोक उन जनजाति और आदिवासियों को चेतावनी देते भी पाया गया है कि यदि आप राज्य के नियमों की उल्लंघना करेंगे तो राज्य आपसे डील करने के लिए संपूर्ण तैयार है। वहीं अशोक अपने पड़ोसी राज्य जैसे कि दक्षिण के चोल, चेर, पांड्य क्षेत्र और विश्व स्तर पर जो भारत के पड़ोसी राज्य उस समय में थे, उनके साथ मैत्री संबंध होने का दावा अपने शिलालेखों में करता है। अशोक उन अधिकारियों की नियुक्ति करते पाया गया है शिलालेख संख्या 5 में, जिसके तहत उसने ये कहा है कि मैंने कुछ इस तरह के अफसर अपॉइंट किए हैं जिन्हें धर्म महामात्य कहा गया है, जो समाज में धम्म का प्रचार करेंगे। इट इज़ नॉट धर्म, धम्म। धम्म अर्थात लोगों को न्याय, लोगों को जस्टिस और लोगों को तर्कसंगत जीवन जीने की ओर प्रेरित करेंगे, लोगों को आसक्तियों से मुक्त करेंगे। अशोक छोटों से प्रेम करने की और बड़ों का आदर करने की बात करता है। अशोक ब्राह्मण, बुद्ध, आजीवक और सभी श्रमणों को भोजन अर्पण करने की बात करता है और उन्हें भोजन कराने की बात करता है। अशोक सड़क के दोनों ही ओर वृक्ष लगाने की और जल के हेतु कुएं खोदने, विश्राम हेतु सराएं बनाने की बात करता है। अशोक चिकित्सा और इस तरह के अस्पताल बनाने की बात करता है। अशोक एजुकेशन को प्रमोट करने की बात करता है। अशोक ये कहता है कि मेरी प्रजा मेरे संतान के रूप में है, वो मुझे आधी रात चाहे जब चाहे अप्रोच कर सकती है, मैं उनसे मिलने को तत्पर हूँ। हमें अशोक इसलिए पढ़ना है। भारत कैसा हो, वो लगभग कुछ ऐसा ही हो। जिसमें भी अब ये होगा, जिसने भी ऐतिहासिक रूप में इस संस्कृति को जन्म दिया होगा, वो चाहे हर्षवर्धन हो, चाहे अशोक हो, वो चाहे अकबर हो, हमें इन्हें पढ़ना है। क्योंकि आज का जो भारत है वो किसी के द्वारा आर्टिफिशियली बनाया भारत नहीं हो सकता। ये भारत नेहरू का या गांधी का या भगत सिंह का या फिर सुभाष चंद्र बोस या अंबेडकर का कोई यकायक बनाया गया कृत्रिम या आर्टिफिशियल सा भारत नहीं हो सकता। भगत सिंह, नेहरू, बोस, अंबेडकर या महात्मा गांधी ने सदियों से विरासत में मिल रहे उन गुणों को सारणीबद्ध तरीके से नियमों से बांध करके एक पुस्तक में डालने का काम ज़रूर किया है, जिसे संविधान कहा जाता है। पर भारत के ये गुण पहले से थे, भारत इसे ही स्वीकार करता था। इसलिए हमारे फाउंडिंग फादर्स, फ्रीडम स्ट्रगलर्स मजबूर और विवश थे ऐसा ही भारत देने के लिए, क्योंकि भारत था ही ऐसा। आई बात समझ में? तो इस तरह से आप जब उसे पढ़ रहे हैं तो अशोक यहाँ पर इसलिए मजबूत है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। उसके तहत उस समय में बनाया गया वह स्तंभ आज के दौर में जस्टिफाइड है। भारत वेलोरस है, भारत में कंपैशन है, भारत में इंटीग्रिटी भी है और भारत पूरे विश्व के कल्याण हेतु आगे भी आता है।